नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी में लेक्चर नंबर 65। बायो में लेक्चर नंबर 65। देखिएगा, कल अपने जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक में हमने देखा कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ या सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन है उसकी हमने बात की थी। तो हमने देखा था कि जो निषेचन है इसका इम्पोर्टेंस है, हल्का समय इसको रिवाइज कर रहा हूँ, उसके बाद अपने नेक्स्ट उस पर जाते हैं पॉलीस्पर्मी पे। तो सिग्निफिकेंस के अंदर सबसे पहले अपने देखा था कि जो निषेचन है इसके बाद में युग्मनज में जो गुणसूत्र है उनकी संख्या 2n हो जाती है। ये बात अपने कल डिस्कस की थी, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं उनके फॉर्मेशन के टाइम में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड या अगुणित किसका निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। उसके बाद में आपको बताया था कि जैसे निषेचन की क्रिया होती है तो निषेचन के दौरान जो स्पर्म और ओवा है उनके प्रोन्यूक्लियाइज आपस में संलिग्नित होते हैं, जिससे किसका निर्माण हो जाता है, जाइगोट का। जाइगोट हमेशा कौन सी सेल होती है, 2n सेल होती है। इन गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। उसके पश्चात दूसरा जो सिग्निफिकेंस था आपको बताया था कि जैसे ही शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो यानी आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के आते हैं, तो जिससे क्या होता है कि जो संतति उत्पन्न होती है, यानी जो जाइगोट बनेगा और जाइगोट से जो संतति उत्पन्न होती है उसके अंदर दोनों प्रकार के गुणसूत्र आने से नए संयोजन उत्पन्न होते हैं। और नए संयोजन जब उत्पन्न होते हैं तो जिससे जो है संतति में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। उसके बाद में तीसरा जो सिग्निफिकेंस का जो इसका सिग्निफिकेंस है कि अंडा शुक्राणु का अंडे में प्रवेश अंडे के सक्रियण को प्रेरित करता है। ये बात भी अपने देखी थी कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है या उसके संपर्क में आता है, एक्रोसोमल क्रिया होती है, एक्रोसोमल फिलामेंट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। उसके बाद में शुक्राणु अंडे के अंदर घुसता है, तो घुसते ही हमने बात की थी कि अंडे के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों में हमने देखा कि उपापचयी परिवर्तन भी होते हैं, आयन में भी चेंजेज आते हैं। उसके अलावा अंडे की पारगम्यता में परिवर्तन होता है, कोर्टिकल क्रिया हुआ है वो प्रारंभ हो जाती है। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो कब होती है, जब शुक्राणु जो अंडे के अंदर क्या होता है, प्रवेश करते हैं निषेचन के समय। अंडा जो पहले निष्क्रिय होता है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। उसके अलावा शुक्राणु के और जो अंडाणु के एलोसोम्स होते हैं, देखिएगा दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, आपको पता है, लिंग गुणसूत्र और कायिक गुणसूत्र। लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो किसका निर्धारण करते हैं, शुक्राणु के जो लिंग गुणसूत्र होते हैं यानी एक्स और वाई। हमने बात की थी कि कभी भी माता के गुणसूत्र जो हैं लिंग का निर्धारण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि माता के अंदर हमेशा या ये प्रत्येक अंडे के अंदर क्या होता है, 22+X गुणसूत्र होता है। अंडे सारे क्या होते हैं, एक समान बनते हैं, 22+X वाले बनते हैं, जबकि शुक्राणु दो तरह के होते हैं, 22+X और 22+Y वाले। तो जब 22+X वाले शुक्राणु 22+X वाले अंडे से मिलते हैं तो 46+XX स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे जो उत्पन्न शक्ति होती है वो लड़की होती है। और यदि 22+Y वाला गुण जो शुक्राणु है वो 22+X वाले अंडाणु से संयोग करता है या संयोजित होता है या मिश्रित होता है, तो जिससे 22+XY की 44+XY की कंडीशन उत्पन्न होती है, जिससे जो उत्पन्न संतति है वो लड़का होता है। यानी इसका लिंग का निर्धारण जो है वो शुक्राणु के द्वारा किया जाता है, और ये घटना कब होती है, निषेचन के दौरान होती है। उसके अलावा शुक्राणु के प्रवेश के समय निषेचन झिल्ली का निर्माण होता है, फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन का निर्माण होता है, जो हमने बात की थी कि विटिलाइन मेम्ब्रेन बनाती है। विटिलाइन मेम्ब्रेन बनने का कारण क्या था, हमने देखा था कि परऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है किसके अंदर पाया जाता है, कोर्टिकल कणिकाओं के अंदर पाया जाता है। वो क्या करता है कि जो विटिलाइन मेम्ब्रेन होती है उसके टायरोसिन एमिनो अम्लों से क्रॉस बंध बना लेता है, जिससे जो विटिलाइन मेम्ब्रेन है वो मोटी हो जाती है, जिसको निषेचन झिल्ली कहते हैं, जिससे पॉलीस्पर्मी जैसी घटना क्या हो जाती है, रुक जाती है। ये बात भी अपने इस निषेचन में देखिए। उसके अलावा शुक्राणु का जो प्रवेश होता है वो विदलन के तल को भी तय करता है कि विदलन का तल है, जो आगे समसूत्री विभाजन होते हैं, जो विदलन होते हैं वो किस प्रकार से होगा, किस अक्ष से होगा, तो वो सारा किसके द्वारा तय होता है, शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा तय होता है। उसके अलावा शुक्राणु का प्रवेश जो है हमने बात की थी उपापचयी क्रियाओं को प्रेरित करता है, जैसे प्रोटीन संश्लेषण है, एंजाइमेटिक जो क्रियाएं हैं वो शुक्राणु के प्रवेश के द्वारा अंडाणु के अंदर तीव्र या प्रेरित हो जाती है। उसके अलावा जो लास्ट है आनुवंशिक विभिन्नताएं उत्पन्न जो होती हैं वो किसके द्वारा उत्पन्न होती है, निषेचन के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो ये सारी घटनाएं जो है वो किसका सिग्निफिकेंस होता है, अपने निषेचन का सिग्निफिकेंस है। अब देखिएगा प्रिवेंशन ऑफ पॉलीस्पर्मी, यानी पहली बात हम पॉलीस्पर्मी की बात करेंगे। पॉलीस्पर्मी क्या है, पॉलीस्पर्मी बहुशुक्राणुता।
पॉलीस्पर्मी या बहुशुक्राणुता क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि एक ही, हमने बात की थी कि एक अंडे के अंदर एक शुक्राणु प्रवेश करता है, या कई बार क्या होता है एक अंडे के अंदर एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश तो कर जाते हैं, परंतु जो अंडे के साथ संलयन की क्रिया होती है वो हमेशा कितने शुक्राणु की होती है, कितने शुक्राणु के अंदर भाग लेते हैं संलयन में, केवल एक लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो कि जो पॉलीस्पर्मी को यदि हम डिफाइन करें कि निषेचन के समय एक ही शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश करता है तो निषेचन शुरू होगा, और निषेचन शुरू होने के पश्चात में क्या होता है कि नए संतति का निर्माण होता है, जो कि एक सामान्य प्रोसेस है। परंतु कई बार निषेचन के समय एक से अधिक शुक्राणु जो अंडे के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और वो निषेचन में भाग लेने का प्रयास करते हैं, इस घटना को पॉलीस्पर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को? पॉलीस्पर्मी कहते हैं या बहुशुक्राणुता कहते हैं। अब देखिएगा कि पॉलीस्पर्मी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और एक होती है पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी की मतलब क्या होती है कि निषेचन के समय, ये परिभाषा कई बार पूछी जाती है, थोड़ा विशेष ध्यान से इसको थोड़ा देखना। निषेचन के समय जब एक से अधिक शुक्राणु अंडे में प्रवेश करते हैं और निषेचन में भाग लेते हैं, या लेने का प्रयास करते हैं, लेते हैं, तो इसे पॉलीस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी कहते हैं। तो पॉलीस्पर्मी है यानी निषेचन के समय एक से अधिक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर गए और वो निषेचन में भाग लेने का प्रयास करते हैं, तो इसको पॉलीस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी दो प्रकार की होती है, फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी और पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। ये दो प्रकार की होती है। फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कार्य की बहुशुक्राणुता, और दूसरा है रोगजनक बहुशुक्राणुता। अब देखिएगा जो फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी है वो क्या चीज़ होती है कि जो अतिपित्त के अंडे देने वाले जो प्राणी होते हैं, इनमें क्या होता है कि अतिपित्त का उदाहरण कौन सा है? जैसे पक्षियों के अंडे हैं, कीटों के अंडे हैं, सरीसृप के अंडे हैं, ये सारे किसके उदाहरण हैं? अतिपित्त के अंडों के। इनके अंदर क्या होता है कि निषेचन के समय एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश करेगा, और एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश करता है, परंतु निषेचन में कितने शुक्राणु भाग लेते हैं? एक ही भाग लेता है, यानी कि जो अंडे के केंद्र के साथ शुक्राणु का एक ही केंद्रक संलयित होता है, और शेष जो शुक्राणु होते हैं वो या केंद्रक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। यानी कि अतिपित्त के अंडे वाले प्राणियों के अंदर ये देखी जाती है, और अतिपित्त का उदाहरण आपको पता ही है, कीटों के अंडे, पक्षियों के अंडे और किसके हैं? सरीसृपों के अंडे। तो ये पॉलीस्पर्मी कौन सी होगी? फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी होती है। अतिपित्त के अंडे वाले प्राणियों में अंडे में एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं, परंतु
अंडे के केंद्रक के साथ केवल एक ही शुक्राणु का केंद्रक संलित होता है। तो इससे होता है शेष केंद्रक नष्ट हो जाते हैं, हो जाते हैं। इसे फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। इसे ही कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। और फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी जो है वो मोस्टली किसमें होती है? कीटों के अंदर, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और एविज में ये पाई जाती है। तो ये क्या कहलाती है? फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। तो अंडे में प्रवेश तो एक से अधिक शुक्राणु कर जाते हैं, परंतु अंडे के केंद्र के साथ कितने शुक्राणु का संलयन होता है? केंद्रकों का केवल एक ही केंद्र शुक्राणु का के केंद्र का संलयन होता है। शेष जो प्रवेश किए हुए केंद्रक हैं, जो अन्य शुक्राणुओं के हैं, वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जिसको क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहते हैं। दूसरी है कौन सी? अपने पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी, रोगजनक बहुशुक्राणुता। इसके अंदर क्या होगा कि जो शुक्राणुओं का एक झुंड जो होता है वो परिपक्व अंडे के चारों ओर क्या हो जाता है? इकट्ठा हो जाता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि अंडे के अंदर जो है वो एक से अधिक शुक्राणु प्रवेश तो करते हैं, और सभी जो शुक्राणु जो होते हैं वो किस में भाग लेते हैं? संलयन में भाग लेते हैं। अब आपको पता है, मान लें अपने कि दो शुक्राणु के केंद्रक अंडे के शुक्राणुओं से उसके केंद्रक से संलित हो जाते हैं, यानी दो शुक्राणुओं के केंद्रक अंडे के एक केंद्रक से संलित हो गए, तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती है? 3n हो जाती है। यदि 3 शुक्राणु अंदर प्रवेश कर गए तो कंडीशन कौन सी हो जाती है? 4n हो जाती है। अब इसमें क्या हो जाता है कि प्रवेश तो कर गए, संलयन भी हो गया, परंतु हमें पता है कि 2n से ज़्यादा कंडीशन उत्पन्न होते ही, या 3n कंडीशन जब होगी या 4n कंडीशन जब होती है, तो वो शुक्राणु संतति वो डेड हो जाती है, ये कह सकते हैं वो एम्ब्रियो डेवलप नहीं कर सकते, या वो भ्रूण क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है जो ये कंडीशन है ये शीयरसन के अंदर देखी गई है। तो इसको हम कहते हैं कौन सी? पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी। तो पैथोलॉजिकल जो पॉलीस्पर्मी है इसको यदि अपन थोड़ा डिस्कस करें, यदि शुक्राणुओं का समूह है परिपक्व या अपरिपक्व अंडे के चारों ओर एकत्र हो जाए और एक से अधिक शुक्राणु अंदर प्रवेश कर जाते हैं, शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर जाएं तथा अंडे के केंद्रक से अगर 2 शुक्राणु केंद्रक संलयित हो जाते हैं तो 3n इन त्रिगुणित अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिससे
एम्ब्रियो डेड हो जाता है। एग्जाम्पल दिखा गया इसका सी अर्चिन में, इसमें देखा गया है सी अर्चिन में। तो सी अर्चिन के अंदर यदि एक से अधिक शुक्राणु अंडे के अंदर प्रवेश कर गए और एक से अधिक जो शुक्राणु वो क्या करेंगे, संलयन का भी क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो संलयन का यदि प्रयास करेंगे तो उससे क्या होगा कि 3n स्टेज उत्पन्न होगी। मान लो 2 केंद्रक संलयित हो गए एक अंडे के केंद्र के साथ, तो 3n कंडीशन उत्पन्न होगी। और 3n कंडीशन अगर उत्पन्न होती है तो भ्रूण जो है वो डेवलप होने के दौरान डेड हो जाता है या मृत हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये कंडीशन जो है ये क्या कहलाती है, पैथोलॉजिकल पॉलीस्पर्मी कहलाती है, रोगजनक पॉलीस्पर्मी कहलाती है। क्योंकि जो भ्रूण है वो सामान्य विकसित नहीं होता है, वो 3n होता है और 3n होते ही क्या उसके डेथ हो जाती है। तो ये है 2 प्रकार की पॉलीस्पर्मी बहुशुक्राणुता। अब देखिएगा पॉलीस्पर्मी को रोकने का क्या मैकेनिज्म रहता है। अगला जो पॉइंट है बहुशुक्राणु के रोकने के उपाय है। रोकने के उपाय, अब देखिएगा पॉलीस्पर्मी को रोकने के 2 उपाय होते हैं। एक तो तीव्र अवरोधन होता है, एक कौन सा होता है, मंद अवरोधन। और दूसरा कौन सा होता है, मंद अवरोधन। अब देखिएगा सबसे पहले हम बात करें तीव्र अवरोधन की। तो तीव्र अवरोधन में यदि हम बात करें तो हमें पता है कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के पास आता है, तो अंडे के पास जैसे ही आता है तो आते ही क्या होता है कि जो अंडे की झिल्ली है उसकी शुक्राणु के साथ जुड़ने की क्षमता पाई जाती है। आपको पता ही है ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस दौरान जो है अंडे के अंदर जो है फर्टिलाइजन कोन यानी निषेचन संकुच जैसी घटनाएं होती हैं और उसके लिए जो अंडे की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो जिम्मेदार होती है। अब देखिएगा क्या होगा कि हमें पता है कि बाहर समुद्र जल के अंदर सोडियम आयन की अधिकता होती है, पोटेशियम की क्या होती है, कमी होती है। जबकि अंडे के अंदर क्या होता है, सोडियम कम होता है, पोटेशियम क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिएगा क्या होता है आगे कि जैसे ही शुक्राणु अंडे के जिस स्थान से संपर्क में आता है तो एक कंडीशन ये भी होती है कि शुक्राणु संपर्क में आने से पहले अंडे की जो अंड झिल्ली है वो क्या होती है, ध्रुवित अवस्था में होती है। बाहर की ओर धनावेश की अधिकता होती है, अंदर की ओर ऋणावेश की क्या होती है, अधिकता होती है। अब जैसे ही शुक्राणु अंडे के संपर्क में आता है तो ये ध्रुवण की स्थिति हट जाती है और विध्रुवण की कंडीशन उत्पन्न होती है। विध्रुवण की कंडीशन जैसे ही उत्पन्न होती है तो उस दौरान क्या होता है कि जो विराम अवस्था में जो विभव था वो -17 MV का होता है और वो जैसे ही शुक्राणु के संपर्क में आता है तो वो विभव कितना MV रह जाता है, 10 MV या प्लस 20 MV रह जाता है। यानी -17 MV से घटकर कितना रह जाता है, प्लस 20 MV हो जाता है, सॉरी बढ़ करके। तो ये विभव में जो चेंज आता है तो जिससे क्या होता है कि ये विभव में जो चेंज आया या जो विध्रुवण की घटना हुई है तो इससे क्या होता है कि एक शुक्राणु तो अंडे के अंदर प्रवेश कर गया और वो प्रवेश करने के बाद में ये तीव्र गति से घटना उत्पन्न हुई है। विभव में जो अंतर है वो तीव्रता से हुआ है। तो और तीव्रता से जो विभव कितना रह गया, -17 MV से कितना रह गया, प्लस 20 MV रह गया। तो इस कारण क्या होता है कि 17 MV से प्लस 20 MV जैसे रहता है तो विध्रुवण होगा, अंदर फिर क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कैल्शियम आयन बनते हैं। बनने से क्या होता है कि एक से जो दूसरा शुक्राणु है उसका अवरोधन कर दिया जाता है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से जो ये विभव में जो अंतर है ये भी पॉलीस्पर्मी को रोकता है। और ये जो विभव में अंतर हुआ है ये शुक्राणु के पहले जो शुक्राणु जो अंड झिल्ली के संपर्क में आता है उसके आते ही ये तुरंत होने वाली प्रक्रिया जिससे दूसरा शुक्राणु अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है। तो ये पॉलीस्पर्मी को रोकने वाला कौन सा परिवर्तन है, तीव्र अवरोधन है। दूसरा अवरोधन कौन सा होता है, मंद अवरोधन। अब मंद अवरोधन कब होगा कि जैसे शुक्राणु अंडे के संपर्क में आएगा, विभव में अंतर आएगा, उसके बाद में लगभग 30 सेकंड के पश्चात, क्योंकि ये तो तुरंत होने वाला परिवर्तन था जो विभव में अंतर आया है, और जो मंद अवरोधन है ये कितने सेकंड के बाद में होता है, 30 सेकंड के बाद में होता है। अब 30 सेकंड के बाद में जब होता है तो इसमें क्या होता है कि हमने बात की थी कि जैसे ही
ये विभव में अंतर आता है तो कोर्टिकल कणिकाएं क्या हो जाती है, फट जाती है। और कोर्टिकल कणिकाएं जैसे फटती है तो फटते ही क्या होता है कि कोर्टिकल कणिकाओं से प्रोटीन है, एंजाइम है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड निकलते हैं। अब देखिएगा कि कोर्टिकल कणिकाएं जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़ती जाएंगी फट करके, और जो जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा मुक्त करती जाती है। तो मैंने बताया था कि परऑक्सीडेज ए एंजाइम पाया जाता है कोर्टिकल कणिकाओं में। तो जो परऑक्सीडेज ए एंजाइम वो क्या करता है कि जो पेरीविटाइन झिल्ली होती है उस पेरीविटाइन झिल्ली के अंदर टायरोसिन एमिनोमल पाए जाते हैं, और वो टायरोसिन एमिनोमल जो हैं उनको ये उसके जो बंद होते हैं उनको तोड़ देते हैं या उनके साथ बंद बना लेते हैं। एक प्रकार से अगर हम बोलें तो उनके साथ क्या करते हैं, ये टायरोसिन एमिनोमल्स के साथ क्या करते हैं, बंद बना लेते हैं। कौन है, पेरोक्सीडेज ए एंजाइम। अब क्या होगा कि जैसे मैंने बनाया जाए तो जो विटिलाइन झिल्ली होती हैं वो विटिलाइन झिल्ली क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। और मोटी हो जाने से क्या होता है, एक से अधिक शुक्राणुओं का जो प्रवेश है वो अवरुद्ध हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो सेकंड प्रोसेस है इसके अंदर क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। और कितना समय लगता है, लगभग 30 सेकंड का समय पश्चात, यानी शुक्राणु के अंड झिल्ली के संपर्क में आने के लगभग 30 सेकंड पश्चात ये घटना शुरू होती है। और इसके अंदर जो कोर्टिकल कणिका का परऑक्सीडेज ए एंजाइम है उसकी भूमिका और साथ में विटिलाइन झिल्ली की भूमिका रहती है, क्योंकि विटिलाइन झिल्ली जो है परऑक्सीडेज ए एंजाइम के कारण जो है किसमें चेंज हो जाती है, निषेचन झिल्ली में चेंज हो जाती है। और निषेचन झिल्ली बनते ही एक से अधिक शुक्राणु यानी पुलिसपर्मी की जो घटना है उसको क्या किया जाता है, रोक दिया जाता है। तो ये जो है दोनों ही घटनाएं जो होती हैं ये पुलिसपर्मी को क्या होती है, रोकने वाली घटना होती है, और जिससे पुलिसपर्मी की घटना क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब अपने जो कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है निषेचन में त्रुटियां, इन एरर्स इन फर्टिलाइजेशन, जो इसका लास्ट टॉपिक है जिसको अपने कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।